इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू आंसर राइटिंग्स, किस तरीके से आप बहुत अच्छी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने वीडियो देख लिया और इसके मैं आपको बताऊंगा वो अगर आपने अपनी आंसर राइटिंग में अप्लाई कर लिया तो बहुत हद तक आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन कि व्हाट आर द इश्यूज़। ठीक है, व्हाट आर द इश्यूज़ एवरीवन फेस इन आंसर राइटिंग। क्या इश्यूज़ ज़्यादातर लोग फेस करते हैं? सबसे पहला आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही नहीं आता आपके अंदर कि आप आंसर लिख लें और इसी कारण आप लिखते नहीं हैं आंसर। दूसरा आ जाता है ब्लैंक पेज सिंड्रोम। इससे ये मतलब है कि आप आंसर लिखने बैठते हैं तो आपका पूरा पेज खाली रह जाता है, आप कुछ लिख नहीं पाते। तीसरा होता है व्हाट टू राइट, मतलब क्या लिखें आपकी यही सोचते रहते हैं। PYQ लगाएं, डेली आंसर राइटिंग करें, मॉक्स लगाएं कि इसके अलावा और कुछ करें। चौथा आ जाता है पॉइंट जनरेशन। आप लिखने बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत लिखते हैं बट जितने पॉइंट की ज़रूरत होती है उतने जनरेट नहीं कर पाते। फिफ्थ इशू एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशू इज टेकिंग लॉन्ग टाइम। आपको बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपको 7 मिनट में लिखना है, उसको आप 15-20 मिनट में लिख पाते हैं। देन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टॉपर्स आंसर्स। आप सोचते हैं कि आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप टॉपर्स आंसर देखते हैं कि आप उससे कुछ सीख जाएं, बट आपको समझ नहीं आता कि उसको एनालाइज कैसे किया जाए। सेवन्थ आ जाता है पुअर एनरिचमेंट, यानी कि आप जो वैल्यू एडिशन करते हैं, जो डाटा फैक्ट्स फिगर्स लिखने होते हैं वो आप सही से नहीं कर पाते हैं। और फाइनल इशू आ जाता है लैक ऑफ ट्रस्ट इन एवोल्यूशन। आप एवोल्यूशन तो कराते हैं, आप मॉक्स ज्वाइन कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, किसी और से कराते हैं, बट इतना ट्रस्ट नहीं आ पाता। आपको लगता है कि यार किस तरीके से एवोल्यूशन किया जाए। तो ये फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसमें मैं लास्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो इसका बहुत बहुत सिंपल तरीका है इसको ठीक करने का, वो है वन रीडिंग, एक रीडिंग करिए प्लस वन रिवीजन। जनरली क्या होता है कि हम पहली रीडिंग करते हैं, जैसे कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी उसके बाद ही आप मेंस के आंसर लिखने लगते हैं। तो ये तो आपकी पहली रीडिंग भी नहीं हुई, बिकॉज आपको अगर आंसर राइटिंग करनी है तो जो मेंस में के सिलेबस में टर्म दिए हैं उसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो उसी से क्योंकि क्वेश्चन आते हैं मेंस में। ठीक है, तो आपको पहले एक बार लक्ष्मीकांत पढ़नी है, जो मेंस में टर्म्स दिए हैं उनके नोट्स बनाने हैं। आइडियली उन्हें एक बार रिवाइज करना है, बिकॉज एक बार पढ़ने में तो आपको जीरो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कम चीज़ें याद रहेंगी। इतना जब आपने कर लिया तभी आप आंसर लिखना स्टार्ट करें, बिकॉज रिकॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल राइटिंग आंसर्स। ठीक है, रिकॉल वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर रिकॉल ही आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप चीज़ें आपके दिमाग में आ ही नहीं रही हैं, तो कोई मतलब नहीं रहेगा आंसर लिखने का। आप आंसर लिखने बैठेंगे, आपको लगेगा कि यार मैंने जो पढ़ा था वो नहीं लिख पा रहा, फिर आप कुछ बना के लिख देंगे तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, वो तो आप वैसे भी लिख देंगे। ठीक है, अगर आपने जो पढ़ा है वही लिखना चाहते हैं तो एक रिविजन और एक रीडिंग कीजिए, देन यू विल नेवर बी फुली कॉन्फिडेंट। एक बात और है, आपने एक रीडिंग कर ली आपने एक रिवीजन कर लिया, उसके बाद भी आपको लगेगा कि यार मुझे चीज़ें बहुत कम याद है, बिकॉज एक रीडिंग और एक रिवीजन में भी इतना याद नहीं होता। आपको 50-60% चीज़ें ही याद हो पाएंगी। आपको अगर 80-90% चीज़ें याद करना है तो मल्टीपल 6-7-8 बार रिवाइज करना पड़ेगा। बट क्या आपको उतना वेट करना है? उतना वेट भी आप नहीं कर सकते आंसर राइटिंग के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको एक रीडिंग करनी है, एक रिविजन करना है, उसके बाद भी आपको लगेगा कि आप फुली कॉन्फिडेंट नहीं है, बट लिखने बैठ जाइए, स्टार्ट राइटिंग। बिकॉज अगर अभी आप नहीं लिखेंगे तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा कुछ लिखने का और आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का यही तरीका है, एक बार पढ़िए, एक बार रिवाइज करिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको 10-20% भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, लिखने स्टार्ट कर दीजिए और धीरे धीरे आप सीखेंगे। है ना, एक प्रोसेस होती है, एक दिन में आप नहीं सीख सकते। जैसे कि आप कोई लंबा काम कर रहे हैं तो वो लंबी प्रोसेस होती है, आंसर राइटिंग भी एक प्रोसेस है जो एक दिन में नहीं आएगी। दूसरी चीज आती है ब्लैंक पेज सिंड्रोम। इसके रीजन दो हो सकते हैं, ये बहुत सिंपल तरीके में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके दो रीजन है। पहला रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज के लिए मैंने क्या बताया था, इसका सोल्यूशन क्या हुआ? इसका सोल्यूशन होगा वन रीडिंग प्लस वन रिवीजन। अगर आपने इतना कर लिया तो बेसिक आपके पास नॉलेज हो जाएगी, बिकॉज एक बार पढ़ने और एक बार रिवीजन के बाद आप अराउंड 40-50% चीजें आपको याद रहेंगी। और इतना अगर आपको याद है और आप आंसर लिखने बैठ रहे हैं तो आप ठीक ठाक डिसेंट आंसर लिख पाएंगे। देन हाउ टू राइट, दूसरा रीजन आ जाता है कि किस तरीके से लिखें। ठीक है, पहला तो नॉलेज आ गया, दूसरा आ गया कि किस तरीके से लिखें। तो किस तरीके से लिखें, इसके लिए आपको टॉपर्स कॉपी एनालाइज करना आना चाहिए। ये एक मैं सेपरेटली अभी इसमें आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय 6 स्टेप में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से किसी भी टॉपर की कॉपी एनालाइज कर सकते हैं। देन तीसरा इशू आ जाता है व्हाट टू राइट, यानी कि क्या लिखें। सब कुछ आपके पास है बट आप लिखें क्या अंत में। अगर बिफोर प्रीलिम्स, इसको मैं दो में डिवाइड करूंगा, बिफोर प्रीलिम्स एंड आफ्टर प्रीलिम्स। बिफोर प्रीलिम्स सबसे पहले देखते हैं। बिफोर प्रीलिम्स में आई विल एडवाइज यू टू डू डेली आंसर राइटिंग, यानी कि आप रोज आंसर राइटिंग करिए। देयर इज नो नीड टू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज। अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करिए, बिकॉज इट विल, आपका मनी भी वेस्ट हो जाएगा, इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ योर मनी एज वेल एज योर टाइम, बिकॉज आप लिख नहीं पाएंगे अच्छे से आंसर। आप इतना लंबा पेपर 3 घंटे लगातार बैठने, उसके लिए भी एक स्टेमिना चाहिए, उसके लिए भी एक वो चाहिए,
है ना। मतलब आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। आप पहले दिन या एक महीने आपने थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की, उसके बाद आप मॉक देने बैठ जाएं 3 घंटे का, तो आपको कठिन लगेगा वो देना। इसलिए अभी मैं एडवाइस करूंगा कि बिफोर प्रीलिम्स फोकस ऑन डेली आंसर राइटिंग। और डेली आंसर राइटिंग किस चीज की करनी है? अब मैंने मॉक्स का तो मना किया है, तो किस चीज की करनी है? पीवाईक्यू की, या फिर कोचिंग डेली क्वेश्चंस डालती है अपनी वेबसाइट्स में, उससे आप कर सकते हैं। आइडियली पीवाईक्यू की करनी चाहिए। एंड आई विल एडवाइज यू टू राइट मिनिमम 100 आंसर्स। ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मिनिमम 100 आंसर्स लिख लें बिफोर प्रीलिम्स। 50 आंसर्स लिखें आप 10 मार्क का, और 50 आंसर से आप लेके 15 मार्कर्स, बट मिनिमम 100 आंसर। आइडियली तो आप 200 आंसर 200 क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज 100 to 200 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं जिससे कि आपको बेसिक समझ आ जाए कि आंसर राइटिंग कैसे होती है, आपको जिस्ट पता चल जाए, है ना, आंसर राइटिंग का, कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सब, है ना, बॉडी में मल्टीपल पार्ट्स में कैसे सब डिवाइड करना है, पॉइंट्स कैसे जनरेट करने हैं, वैल्यू एडिशन कैसे करना है। ये सब अपने आप नहीं आएगा, पढ़ के नहीं आएगा। ये मैंने आपने वीडियो बना दिया, ये देख के नहीं आएगा। आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, और मिनिमम 100 to 200 क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 3 महीने आंसर राइटिंग कर रहे हैं और रोज एक एक 2-2 क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, तो 100+ क्वेश्चन के आंसर आप लिख लेंगे, और इतना सफिशिएंट होता है टू गेट अ जिस्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आपको जिस्ट पता चल जाएगा, और उसके बाद आप मॉक्स पर जंप कर सकते हैं। सो आफ्टर प्रीलिम्स आपको क्या करना है? वो था बिफोर प्रीलिम्स, बट आफ्टर प्रीलिम्स आपको क्या करना है? आपको इमीडिएटली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, फुल लेंथ मॉक्स ज्वाइन करिए, एंड मिनिमम 2 to 3 पर सब्जेक्ट दीजिए, यानी कि पर जीएस, एक जीएस 1 2 3 4 ऐसे। और आपका जो ऑप्शनल है, मिनिमम 2 से 3 आप मॉक्स दीजिए, और मॉक्स फुल लेंथ होने चाहिए। आप ऐसा नहीं करें कि आपने पॉलिटी पढ़ा और उसका सब्जेक्ट वाइज मॉक दे रहे हैं। अगर ऐसा तब करते हैं जब आप बहुत ज्यादा 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बहुत समय है। बट अगर आप 1 साल की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद प्री और मेंस के बीच में आंसर लिख रहे हैं, तो आपको फुल लेंथ मॉक्स देने चाहिए। आइडियली 2 से 3 सब्जेक्ट वाइज मॉक देने की इतनी जरूरत नहीं है। एंड देन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्री और मेंस के बाद, प्री और मेंस के बीच में, कि प्लीज 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 राइट इन टाइम बाउंड मैनर। इट इज एसेंशियल टू राइट इन टाइम बाउंड मैनर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पेपर आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं तो 3 घंटे से ज्यादा हो जाए, आप छोड़ दें पेपर। 18 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप अपने आप को एक्स्ट्रा समय मत दीजिए, बिकॉज वो एक हैबिट होती है। अगर आपको लग गई लत कि यार मैं थोड़ा और समय दे देता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट और दे देता हूँ, बस 10 ही मिनट की तो बात है, तो फिर आपका एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, पेपर छूट जाएगा। देन एक और इशू आ जाता है पॉइंट जनरेशन। ये एक मेजर इशू है जो बहुत लोगों को आता है कि पॉइंट कैसे जनरेट करें। पॉइंट जनरेशन का इशू कैसे सॉल्व करें? 10 मार्कर है तो आपको 10 से या उससे ज्यादा पॉइंट लिखने हैं, 15 मार्कर है तो 15 या उससे ज्यादा पॉइंट लिखने हैं। तो किस तरीके से आप पॉइंट जनरेट करें? तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है सब डिवाइड क्वेश्चन। सब डिवाइड क्वेश्चन इनटू मल्टीपल पार्ट्स और उनके अलग अलग पॉइंट्स लिखिए। इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे सपोज कोई क्वेश्चन आया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे, जो कि एक बहुत कॉमन टॉपिक है, लगभग हर 2-3 साल में एक बार आ जाता है, ठीक है, जीएस3 का। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आया कि चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, और इसको फर्दर और क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ये क्वेश्चन आया। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। सपोज ये 15 मार्कर क्वेश्चन आया कि चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, एंड व्हाट नीड टू बी डन, और क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन किस में आ जाएगा? ये क्वेश्चन आ जाएगा वेरी इजी में, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन को 3 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 15 मार्क का है, आप 5-5 पॉइंट भी तीनों में लिखेंगे तो आपके 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। बट इशू कहां आती है? इशू आती है जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आया व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बस यही है क्वेश्चन 15 मार्क्स का। तो इसको भी आपको मल्टीपल पार्ट्स में सब डिवाइड करना पड़ेगा। इशू तब आता है जब इंसान को लगता है कि यार स्टेप्स टेकन पूछा है तो हम कुछ और लिख ही नहीं सकते। आपको पूरे 3 पेज जो 15 मार्कर में मिलते हैं उनमें स्टेप्स ही स्टेप्स लिख देनी है 25-30 ठो, और तभी आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। सो हैव अ सेट फॉर्मेट ऑफ आंसर राइटिंग। एक सेट फॉर्मेट बनाइए आंसर राइटिंग का। जैसे इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैंने यहां समझाया है कि आपको प्री डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले कैसे लिखना है। जैसे कि सपोज आपको इंट्रोडक्शन लिखना है 2-3 लाइन में, अंत में एक कंक्लूजन लिखना है 2-3 लाइन में, उसके बीच में बॉडी में सब पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे कि मैंने कहा था। तो बॉडी में आपसे पूछा गया है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, बट स्टेप्स टेकन के पहले आप छोटा सा इस तरीके का एक बना के चैलेंजेस लिख सकते हैं 3-4। बट आपको याद रखना है कि पूछा स्टेप्स टेकन गया है तो दूसरे जो पार्ट लिख रहे हैं उनको कम जगह दी जाए, है ना। चैलेंजेस इसलिए मैंने पॉइंट में नहीं लिखा, एक छोटा सा ऐसे बना के 3-4 चैलेंजेस लिख दिए। देन स्टेप्स टेकन में आपने जितने भी स्टेप्स लिखे, जैसे कि 9-10 स्टेप्स लिख लिए। उसके बाद आखिरी पेज आपका, मतलब ऐसा तो नहीं है आपको अगर हो सकता है 20-25 स्टेप याद हो,
तो आप पूरा भर देंगे, बट जनरली इतना याद नहीं रहता लोगों को। आपने सपोज 10 स्टेप्स याद थी वो लिखी, यहाँ कुछ मैप वगैरह बना के दिखा दिए फूड प्रोसेसिंग के, कहाँ प्लांट्स हैं क्या जो भी किया। अंत में आपको वे फॉरवर्ड लिखना है कि क्या और करना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन। अगर नहीं पूछा है तो भी लिख देना है, ज्यादा बड़े में नहीं लिखना है बट छोटे पार्ट में लिख देना है। बट अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज मेरे से पूछा गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, और मेरे पास पॉइंट है, सपोज मेरे पास 25 पॉइंट्स हैं और मैं तीनों पेज भर सकता हूं, फिर भी क्या मुझे सब डिवाइड करना है इस तरह? जी हाँ, फिर भी आपको सब डिवाइड करना पड़ेगा, चैलेंजेस में, वे फॉरवर्ड में, एंड उसके बीच में आपको स्टेप्स टेकन लिखना पड़ेगा। करना क्या है आपको, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट है स्टेप्स टेकन के, सपोज आप 2 पेज सिर्फ स्टेप्स टेकन में लिख सकते हैं, तो फिर चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड को बहुत छोटा छोटा लिख दीजिए, बट आपको एड्रेस सारे पार्ट करने पड़ेंगे, तभी एक सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता है आंसर को। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से पॉइंट जनरेट करने हैं। पॉइंट जनरेट करने का तरीका है टू सब डिवाइड क्वेश्चंस इनटू मल्टीपल पार्ट्स। भले ही पूछा ना गया हो बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको एड्रेस करना है, वो थोड़े बहुत एड्रेस करने से ही मल्टीपल पॉइंट जनरेट हो जाते हैं। देन इफ यू आर टेकिंग लॉन्ग टाइम, ये एक मेजर इशू रहता है बहुत सारे लोगों का, मेरे साथ भी था। इफ यू आर टेकिंग लॉन्ग टाइम टू राइट आंसर्स, बिकॉज बहुत बड़ा पेपर आता है, खासकर GS4 का पेपर, कुछ ऑप्शनल्स का पेपर, तो कैसे लिख पाएंगे आंसर? मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। माई स्टोरी ऑफ यूपीएससी मेंस 2021। मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था 2021 में, जिसमें मेरी 163 रैंक आई थी, और इस साल मेरे GS 1 to 3 में तो ठीक ठाक मार्क्स थे, बट जो GS4 था उसमें मेरे अराउंड 120 मार्क्स थे। इसके बाद मैंने 2022 में भी अटेम्प्ट दिया, 2023 में भी अटेम्प्ट दिया, और उन दोनों साल भी मेरे GS4 में नियर बाय 120 मार्क्स आए। इसका मतलब यह है कि मेरे GS4 में लगातार अच्छे मार्क्स आए। बट जब मैं पहली बार पेपर देने गया यूपीएससी मेंस 2021 में, और GS 1 to 3 का जब पेपर आया, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी पेपर सॉल्व करने में। मतलब लास्ट तक मैं लास्ट क्वेश्चन जो लिख रहा था वो 2 पेज भी पूरे नहीं लिख पा रहा था, जो 10 मार्कर था, 1 या 1.5 पेज लिख के खत्म कर दे रहा था, और बहुत जल्दी लिखना पड़ रहा था, राइटिंग बहुत खराब हो जा रही थी। तो मैंने ये सोचा एक दिन पहले जब GS4 का पेपर देने वाला था कि यार जब GS 1 2 में इतनी दिक्कत हुई मुझे एक दिन पहले जब मैंने पेपर दिए, तो GS4 का जब पेपर दूंगा तो कितनी ज्यादा दिक्कत आएगी मुझे, कितना ज्यादा इश्यू होगा, बिकॉज GS4 का पेपर तो बहुत बड़ा आता है, हर कोई कहता है। तो मैंने ये तय किया, मैंने एक तरीका अपनाया जो कि इसके पहले मैंने नहीं अपनाया था, बट जब मैंने अपनाया तो इसका मुझे बहुत फायदा हुआ, मेरा टाइम से पेपर कंप्लीट हो पाया। वो तरीका ये था कि जो भी आपकी केस स्टडीज रहती है ना, केस स्टडीज को जनरली कहा जाता है कि एक केस स्टडी को 15 मिनट्स दिए जाते हैं, 15 मिनट्स पर केस स्टडी, ये आइडियली कहा जाता है। बट मैंने अपनी घड़ी में तय किया कि मैं अब 12 मिनट में एक केस स्टडी लिखूंगा। एग्जाम के समय ही मैंने तय कर लिया कि मैं 12 मिनट में एक केस स्टडी लिखने वाला हूं। बट हुआ क्या, जनरली आप जितना तय करते हैं उससे 1-2 मिनट एक्सटेंड हो जाता है। मैंने 12 मिनट में फुल स्पीड में जितना तेज सोच सकता था, जितनी तेज लिख सकता था, उतनी तेज 12 मिनट में करने की कोशिश की। बट डेफिनेटली 2-3 मिनट एक्सटेंड हुआ, और अल्टीमेटली मेरा 15 मिनट में ही एक स्टडी हो पाई। इससे मुझे फायदा क्या होगा, मैंने दिमाग में प्री डिसाइड कर लिया कि मैं 12 मिनट से ज्यादा एक केस स्टडी को दूंगा ही नहीं। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज आपको पढ़ना है, सोचना है, लिखना है, बट मैंने अपने आप को एक टास्क दिया एग्जाम के समय ही कि यार मैं 12 मिनट में अब ये केस स्टडी करूंगा। बिकॉज अगर मैंने 15 मिनट का सोचा तो मेरा 2-3 मिनट जनरली एक्सटेंड हो जाता है, तो फिर अगर मेरे को 18-19 मिनट लगेंगे एक केस स्टडी लिखने में तो मेरा पेपर छूट जाएगा। तो यहाँ मैंने एक ये तरीका अपनाया है, आप भी अपना के देख सकते हैं। जब भी आप अब आंसर लिखें, मॉक्स में ही आपने अपना के देखिए, जब भी या डेली आंसर राइटिंग में ही, कि 15 मार्कर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि 10 मिनट में लिखना है बट आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप 8 मिनट में लिखेंगे। बहुत तेजी से सोचिए, बहुत तेजी से लिखिए, अपने आप को एक इम्पॉसिबल टारगेट दीजिए कि मैं 8 मिनट में करूंगा। अगर आपका 1-2 मिनट एक्सटेंड भी होता है तो 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। ये मेरे लिए मैंने अप्लाई किया था, एक मतलब ये कोई वो नहीं है, कोई बताता नहीं है कोचिंग वाला या कहीं कोई मुझे बताया नहीं गया था, ये मैंने खुद अप्लाई किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो ये करके देख सकते हैं, मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ आगे के भी अटेम्प्ट्स में। Then if you are not able to understand the topper's answer, अगर आप टॉपर आंसर नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है, तो क्या करना है? 6 स्टेप में मैंने आपको बताया। स्टेप 1 है कि रीड वंस प्लस 1 रिवीजन। सबसे पहला तरीका यही है कि कोई भी आपने टॉपिक लिया, अगर आप उसका डायरेक्ट टॉपर्स की कॉपी देखेंगे, उनके आंसर देखेंगे, तो वो कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहला स्टेप यही होता है कि आप कोई भी एक टॉपिक है उसको एक बार पढ़िए, उसको फिर एक बार रिवाइज करिए, जिससे कि आपके दिमाग में एटलीस्ट 50% चीजें बैठ जाएं। देन सेकंड स्टेप है पिक अप द टॉपर्स कॉपी ऑफ सेम थिंग। आप किसी भी रैंडम टॉपर की कॉपी मत उठाइए, ये देखिए कि उस साल उस जीएस में, जो जीएस का आंसर देखने वाले हैं, उस जीएस में सबसे ज्यादा नंबर किसके आए थे। ये लिस्ट निकलती रहती है उस साल या पिछले साल, पिछले 2-3 साल के, उसमें उस जीएस में जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए थे उनकी कॉपी निकाल लीजिए। आपको 4-5 कॉपी निकाल लेनी है, ये दूसरा काम है। देन स्टेप 3, तीसरा स्टेप क्या है? लुक एट एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम वन टॉपिक।
कोई भी आपने एक टॉपिक लिया, जैसे कि आप सपोज आपने ब्रॉड टॉपिक में यहाँ बोल रहा हूँ, जैसे कि सपोज आपने एग्रीकल्चर लिया या आपने इकोनॉमी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी एक टॉपिक ले लिया, उसके एटलीस्ट 5 आंसर्स देखिए, 5 क्वेश्चन के आंसर्स देखिए टॉपर के। उसमें आपको देखना क्या है, यहाँ आपका एक मेन काम आ जाता है जो कि आपको करना है, जो कि है हाउ दे राइट इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। किस तरीके से वो इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन लिख रहे हैं उस टॉपिक में। हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बॉडी सब कुछ लिखने का तरीका अलग होता है, बट एक टॉपिक आपने उठाया एग्रीकल्चर, सपोज आपने पढ़ा, एग्रीकल्चर के आंसर्स देखिए कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। अगर आप 5 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे तो आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा, आपको एक थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार किस तरीके से इंट्रोडक्शन वो लिख रहा है वो इंसान, किस तरीके से कंक्लूजन लिख रहा है, किस तरीके से बॉडी लिख रहा है, किस तरीके से वो सब डिवाइड कर रहा है क्वेश्चंस इनटू मल्टीपल पार्ट और उनको, जिससे कि वो पॉइंट जनरेट कर पाए, किस तरीके से वो जनरेशन ऑफ पॉइंट कर रहा है और किस तरीके से वो एनरिचमेंट या वैल्यू एडिशन कर रहा है। ये सारी चीजें आपको देखनी है 5 क्वेश्चन की। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे टॉपिक की आपको देखनी है जो आपने एक बार पढ़ा हो और एक बार रिवाइज किया हो। बिना पढ़े बिना रिवाइज किए अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चौथा स्टेप है, इज देयर एनीथिंग दैट यू हैव नॉट स्टडीड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ ये एक रियलाइजेशन होगा, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि यार टॉपर्स जो है ना वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लिखते हैं, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करते हैं। जब आप 5 आंसर्स पढ़ेंगे किसी भी टॉपर के एक टॉपिक के जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, पॉइंट जनरेशन, वैल्यू एडिशन सब कुछ देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है एग्जैक्टली वही यूज किया है उस इंसान ने। अगर आपका सोर्स ठीक ठाक भी है, बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं, एवरेज सोर्स भी आपने फॉलो किया है, वहां से आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो भी मैंने पढ़ा है एग्जैक्टली वही कंटेंट उस टॉपर ने भी यूज किया है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा, अगर 80-90% चीजें सेम है मतलब आपका काम हो गया है, आपने सही जगह से पढ़ा था, आपके पास कंटेंट इनफ है। बिकॉज 10-20% तो आपके में भी कुछ ऐसा होगा जो उसने नहीं पढ़ा होगा। सो 80-90% आप देखेंगे कंटेंट की वही है जो आपने पढ़ा था, आपके नोट्स में था, मतलब आपके पास कंटेंट की इशू नहीं है। यहाँ आपको एक रियलाइजेशन हो जाएगा कि अगर आपने एक बार चीज पढ़ ली, एक बार रिवाइज कर ली, आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ आने लगी, तो आपके पास कंटेंट का इशू नहीं है। बिकॉज वही कंटेंट तो टॉपर यूज कर रहा था, तो मैं भी वही यूज करके आंसर लिख सकता हूँ। देन स्टेप 5 आ जाता है, पिक अनदर 5 क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक। उसी टॉपिक के दूसरे 5 क्वेश्चन उठाइए एंड ट्राई टू राइट आंसर्स इन द सेम वे। जैसे उसने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सब पार्ट में डिवीजन, पॉइंट जनरेशन, एनरिचमेंट किया था टॉपर्स ने, सेम तरीके से आपको लिखना है एंड देन कंपेयर योर आंसर विद द टॉपर्स। ये जो 5 क्वेश्चन थे इनके आपको आंसर नहीं देखने हैं, टॉपर ने जो लिखे होंगे वो बाद में आपको देखना है, पहले खुद लिखना है, फिर बाद में उसको कंपेयर करना है और आपको एहसास होगा कि आप धीरे धीरे उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। डेफिनेटली पहला आंसर आपका बहुत बुरा होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप पहला आंसर लिखे और आप टॉपर से कंपेयर करने लगे कि उसने अच्छा लिखा था। वो तो कितना ज्यादा उसने मेहनत की होगी, आपने 1 रिवीजन किया है, उसने 5 रिवीजन किए होंगे पहले ही, उसने मल्टीपल 100, 200, 300, 400 आंसर्स पहले ही लिखे होंगे, उसके बाद वो लिख रहा है वो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ये एहसास होगा कि यार मैंने पहला आंसर लिखा, थोड़ा बहुत भी अगर टॉपर से सिमिलैरिटी मिल रही है मतलब मैं ठीक रास्ते में जा रहा हूं। धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 क्वेश्चंस लिखेंगे के आंसर लिखेंगे तो आपको देखेंगे कि आपका उतना ही अच्छा आंसर हो रहा है जितना टॉपर का है। देन पुअर एनरिचमेंट। पुअर एनरिचमेंट यानी कि आपका पुअर वैल्यू एडिशन, आपने वैल्यू एडिशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। देन लिस्ट आउट द वैल्यू एडिशन फॉर ईच जीएस सब्जेक्ट। आप लिस्ट आउट करिए वैल्यू एडिशन फॉर ईच जीएस या फॉर ईच सब्जेक्ट। जैसे कि सपोज इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, इसी तरह मल्टीपल सब्जेक्ट को लिखिए एक पेपर में और एक बार उनका वैल्यू एडिशन या एनरिचमेंट क्या कर सकते हैं आप उस सब्जेक्ट में वो नोट डाउन करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इकोनॉमिक्स से एग्जांपल दिया है, यू कैन राइट डाटा इन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप डाटा लिखेंगे, आप ट्रेंड्स लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे इस तरीके के, ठीक है, आप पाई चार्ट बना सकते हैं इस तरीके के, आप मैप बना सकते हैं, आप बजट को कोट कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे लिख सकते हैं। देन यू कैन राइट अबाउट द कमिटीज, इंडेक्सेस, फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो एक बार आपने दिमाग में क्लियर कर लिया कि यार इकोनॉमी है, मैं उनमें ये सारी चीजें लिख सकता हूं, तो जब भी मैं अपना सोर्स फॉलो कर रहा हूं, जब भी मैं नोट्स बना रहा हूं, तो ये सारी चीजें आपके नोट्स में होंगी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आप कोई एवरेज सोर्स भी, ठीक ठाक सोर्स भी फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी चीजें और उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। बस आपको दिमाग में रखना है कि यार ये चीजें मैं याद रखूं जिससे कि मैं अपने जब भी आंसर लिखूं उसमें यूज कर पाऊं। Then you have to count the number of enrichments you have done in each of your answer। आपने आंसर लिखा, जनरली ये टेंडेंसी होती है अगर आप स्टार्टिंग में आंसर लिख रहे हैं या स्टार्टिंग छोड़िए, जब आप एग्जाम देने भी जाएंगे ना मेंस का, जनरली ये टेंडेंसी होती है कि आप चीजें मिस करते हैं। मैं खुद जब एग्जाम दे के आया अपने, जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया जिस बार, उस बार में जिस बार मैं एग्जाम दे के आया
तब भी मुझे दिमाग में लग रहा था कि यार इस क्वेश्चन में मैप बनाना भूल गया, इसमें ये करना भूल गया, बिकॉज ये जनरली टेंडेंसी होती है कि हम जल्दी जल्दी लिखें, पॉइंट जनरेट करें, जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिखें और खत्म कर दें आंसर। एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ इनरिचमेंट्स दैट यू हैव टू डू एज मच एज यू कैन। ठीक है, आप टॉपर्स के आंसर देखेंगे, खासकर इकोनॉमिक्स के GS 3 में, जिसमें कहते हैं कि अब आजकल कम नंबर आने लगे हैं, उसके आप आंसर्स देखिए, टॉपर्स कॉपी देखिए और आप खुद देखिए कि कितने ज़्यादा उन्होंने डाटा फैक्ट्स फिगर्स लिखे हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ डाटा किया गया है, तो आप जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैं सोचिए कि यार मैं ज़्यादा डाटा फैक्ट फिगर्स लिख दूंगा, डायग्राम ज़्यादा बना दूंगा, तो उससे नुकसान होगा, फायदा ही होने वाला है, इसलिए डू एज मच एज यू कैन। देन लैक ऑफ ट्रस्ट इन एवोल्यूशन, फाइनल इशू आ जाता है, लैक ऑफ ट्रस्ट इन एवोल्यूशन। किस तरीके से आपका चेक हो रहा है, इस पर आपको ट्रस्ट नहीं होता। आप क्या तरीके होते हैं, एक तो कोचिंग के आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, मॉक्स, ये मोस्ट कॉमन तरीका है। इसके अलावा आपको कोई मेंटर होता है, वो ये कम कॉमन तरीका है बिकॉज ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता। इसके अलावा बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट ये हो सकता है कि यू एवोल्यूशन बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो सिलेक्ट हो गया है कैंडिडेट वो आपकी एवोल्यूशन करे ना, जिसकी कोई रैंक आ गई है, बिकॉज उसे एग्जैक्टली पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो मैं एक आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई विल एवेल्युएट योर आंसर्स इफ़ यू सेंड मी योर आंसर कॉपी इन टेलीग्राम। टेलीग्राम में मेरा एक चैनल है, उसमें अभी तो मैसेज ऑफ करके रखे हैं, मैं ऑन कर दूंगा उसमें अगर आप अपनी आंसर कॉपी भेजना चाहते हैं तो भेजें। मैंने एंड में इसलिए बताया, मैं चाहता तो स्टार्ट में ही बता सकता था जिससे ज़्यादा लोग देख लेते, बिकॉज इतनी एंड तक तो बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं। अगर आप स्टार्ट में बता देता तो बहुत ज़्यादा लोग देख लेते, बट मैं इसलिए एंड में मैंने बताया बिकॉज जिसने अभी तक अंत तक वीडियो देखा है उसे मैं ये कंसीडर करूंगा कि वो सीरियस एक एस्पिरेंट है, वो रियली में जानना चाहता था कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाए। तो उनके लिए एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम में मुझे अपने आंसर्स भेजिए लिख के, बट प्लीज़ ये सारी स्टेप फॉलो करके भेजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बेकार आंसर लिख के भेजेंगे, डेफिनेटली स्टार्टिंग के आंसर बेकार होते हैं, बट वो विजिबल होता है कि क्या आपने पढ़ के भेजा है, क्या बिना पढ़े भेजा है। अगर आप कुछ भी लिखेंगे बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड होगा, इससे ये पता चल रहा है कि आपने एक भी रीडिंग नहीं की थी, रिविजन नहीं किया था, आप रैंडमली आंसर लिखने बैठ गए थे। तो आप पढ़िए, अच्छे से करिए सब कुछ चीज़ें, उसके बाद अगर आप आंसर लिख रहे हैं और मुझे भेज रहे हैं, इवन आप अगर अपना पूरा टेस्ट सीरीज भी मुझे भेज देंगे कि ये मैंने एक टेस्ट लिखा था इसे चेक करिए, तो मैं उस पर अपना एवोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। 100% गारंटी मैं नहीं करता बिकॉज मैं भी काफ़ी बिजी रहता हूं, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बता पाऊं कि इसमें क्या चीज़ें आप सही कर सकते थे, क्या गलत कर सकते थे। मैं मार्किंग तो नहीं दूंगा बिकॉज मुझे खुद नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे मार्किंग होती है, बट मैं एग्जैक्टली आपको जो मुझे लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे 3-4 साल की तैयारी के एक्सपीरियंस पे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, अपने पिन कमेंट में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप उसे एक्सेस कर पाएं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।